कंटिन्यू कर रहे हैं। राजनीतिक दल में सबसे पहले किसके बारे में आता है? राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, है ना। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल होते क्या है, तो हमने देखा था भाई राजनीतिक दल जरूर, पार्टी जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक तरह से जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जनता एक आइडियोलॉजी पे फिक्स हो जाती है। और जो है वो, इसमें यहाँ पर चुनाव आयोग ने दीवार लेखन पर रोक लगा दिया, पहले दीवार पे ऐसे लिख देते थे जगह जगह पर। तो यहाँ पर भैया है, मैंने तो अभी भी देखे। अभी भी देखे हैं। भैया हाँ, हमारे गांव में भी गाँव में होते होंगे, गाँव में होते होंगे। और ज्यादातर विवाह लेखन लिखे जाते हैं गाँव में, पार्टी के लिए भी देखें क्या खुशी? अभी वो शमशाबाद पे देखे थे मैंने। वहां पर 2-3 दीवारों पे ऐसा मतलब कमल बना, हाथ बना, कुछ अच्छा, भी उत्तर बना। प्रदेश में। मैं हमारे उत्तर मामा जी के प्रदेश तो में नहीं पूरी भैया, मध्य पूरी प्रदेश में। दीवारें चुनाव के टाइम पे पूरी शमशाबाद मेरे को हर नहीं घर। मालूम कहाँ। हाँ, क्या हुआ अंशिका? अरे ये बोल रही हूँ हमारे जो मामा जी की तरह ना हर घर की दीवार बहाल की, बस कमल कहीं हाथ वो हम्म, पुती रहती है हर जगह से। हाँ खुशी, भैया, ऐसा ही देखा था शमशाबाद मैंने कहाँ भी। पर है? जी खुशी, खुशी भैया शमशाबाद। विदिशा के पास। अच्छा, हाँ, बेरसिया से आगे। बढ़िया। यहाँ पर एक वो आता है भैया आपको राजनीति। सही में नहीं मालूम? नहीं, मैं विदिशा गया हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन बैरसिया गया हूँ, लेकिन शमशाबाद नहीं मालूम है। नाम सुन के ऐसा लगा जैसे यूपी में, क्योंकि दिमाग में कुछ और था। चलो खैर। राजनीतिक दल क्यों जरूरी होते हैं? राजनीतिक दल जो है वो किसी देश के लिए विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक विचारधारा पे केंद्रित होते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज आती है, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। ये तीन चीजें होती, जरूरी होती हैं, जो कि राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। ठीक, बढ़िया है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक दल के कार्य। तो कार्य भी पूछे जा सकते हैं। पहला कार्य क्या है? दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीति द्वारा खड़े किए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो मेन काम है चुनाव, चुनाव लड़ना। भैया हाँ, भैया कशिश बोल रही है वो ज्वाइन तो हो रही है, मैं जैसी वो ज्वाइन हो रही है तो वीडियो कट हो जा रही है। उससे बोलना है इंटरनेट के स्पीड के कारण से ऐसा हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में 12 बजे के बाद वीडियो देख ओके भैया। लो। बाकी लोगों को दिख रहा हूँ ना मैं, क्लियर हो रहा है। और उससे बोलना हाँ थोड़ी देर भैया। अगर ज्वाइन कर रही है तो थोड़ी देर वेट करे, ज्वाइन हो जाएगा थोड़ी देर में। स्टार्टिंग में दिक्कत जाती है, बाकी ऐप वगैरह बंद कर दे। कशिश ज्वाइन तो हुई है, माइक नहीं दिखा रहा है इसका, इंटरनेट की स्पीड के कारण से ऐसा हो रहा है। अब आ रही होगी शायद आवाज़, कशिश आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, इंटरनेट के कारण से ऐसा हो रहा है। याद रखो, पहला काम हो गया राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना। क्योंकि राजनीतिक दल जो है एक पार्टी होती है और वो एक विचारधारा पर केंद्रित होती है, जैसे बीजेपी जो है प्रो हिंदूवादी, हिंदूवादी कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ रही होती है, कांग्रेस जो है वो उदारवादी चेहरा अपनाती है। हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को लेकर वो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल का काम ही है चुनाव लड़ना और अपनी विचारधारा, क्योंकि वो एक जो विचारधारा होती है वो एक बड़े समुदाय की होती है, उस पर बात कर रहे होते हैं। तो वो जरूरी है। पहला कार्य क्या हो जाता है? राजनीतिक दल को चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, और जो है जब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती आती है, अन्य देशों में भारत दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो राजनीतिक दल उम्मीदवार का चुनाव कई तरीके से करते हैं। चुनाव कैसे करते हैं उम्मीदवारों को, वो लिखा हुआ। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लिखा, ये चीज लिखा हुआ, राजनीतिक दल चुनाव करते हैं, चुनाव के लिए प्रत्याशियों को कैसे चूज करते हैं, जो दल के नेता होते हैं वही आपस में तय करते हैं कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। सिंपल सी भाषा में लिखना है, ज्यादा बड़े मार्क का नहीं आना है। तो केवल आप टीचर देख रहा होगा, आपको पता है कि नहीं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है। पहला चुनाव लड़ता है, दूसरा दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम, आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हो इसको। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं, मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम चुनते हैं। दल अपनी अपनी जो नीतियां रहती हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये करेंगे, नीति और कार्यक्रमों को वो मतदाताओं के सामने रखते हैं। पहला चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार तय करते हैं अपने 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 स्तर पर। दूसरा, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, लोग उनकी नीति और कार्यक्रम को पसंद या नापसंद करते हैं।
पार्टियां देश के कानून निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। एक एक लाइन में लिखना है क्योंकि ज्यादा 3 मार्क का क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिख सकते हो। चुनाव लड़ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी यानी कि अपने जो विचार होते हैं और जो कार्यक्रम होते हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा, सरकार दल, जो राजनीतिक दल होते हैं वही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। पिछले साल पढ़ा था कि ठीक है, केवल इतना ही रखो, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और सरकार चलाने में भी अहम भूमिका होती है। चुनाव हारने वाले दल को हम विपक्षी दल बोलते हैं। वो सरकार के कार्यक्रम, सरकार के जो एक तरह से सरकार तानाशाही रवैया ना अपना ले, उस पर नियंत्रण रखता है विपक्षी दल। तो जो चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष में बैठती है पार्टी। तो इसका जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कोई बात अगर आई है समाज में तो उसको लोगों तक पहुंचाना, लोग उस पर बात करें ताकि उस विषय के बारे में सारी डिटेल निकाली जा सके। क्लास में बहुत अच्छे से बात करेगा मैंने इस पर, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अभी बुर्का पे बात चल रही है, तो राजनीतिक दल चाहते हैं कि बुर्का के बारे में लोग बात करें, इसलिए वो मीडिया में बार बार दिख रहा है ताकि लोग बात करें और एक डिसीजन निकल कर आए कि क्यों बुर्का पे प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या धार्मिक आस्था का सवाल है, ताकि उस पर बात हो सके। तो वो एक जनमत, लोग उस पर एक मुद्दे पर अपनी राय रख सके, एक राय बन सके देश में। इसलिए राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं मुद्दों को ठेके मुद्दों को उठाते हैं। अभी बुर्के का मुद्दा बहुत उठ रहा है, ठेके उठाते हैं, जानबूझकर उठाते हैं ताकि उस पर बात हो और आम सहमति बन सके किसी डिसीजन को लेकर। दल ही सरकार की मशीनरी हो। सरकार, आखिरी वाला लिख सकते हो, राजनीतिक दल ही सरकारी कार्यक्रमों को तो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो राजनीतिक दलों के ये काम है। पहला जो है वो चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं हर एक क्षेत्र में। दूसरा, अपनी नीति और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। तीसरा, वो जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पांचवा, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल की अहम भूमिका होती है। ये आपको आ सकता है। विपक्षी दल भी लिख सकते हो छठवां, जो चुनाव हार जाता है दल, वो विपक्षी दल होता है और सरकार के जो काम होते हैं उस पर नियंत्रण रख रहा होता है। दो ये राजनीतिक दल के काम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ फोटो लगे हुए हैं। बीजेपी के लोग जो है वो गैस सिलेंडर लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब जो एक तरह से राजनीतिक दल दबाव समूह की भूमिका भी निभाते हैं। बस दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या है? दबाव समूह केवल प्रेशराइज कर रहे थे, चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो केवल सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि राजनीतिक दल दबाव बनाने के साथ साथ चुनाव लड़ते हैं। बस यही दोनों में मेन फर्क है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक दल दबाव समूह के साथ साथ जो है वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर जो दबाव बनाने के लिए कई प्रकार का हड़ताल, प्रदर्शन का सहायता लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लिखा हुआ है इसमें। ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई नहीं लिखा हुआ, ना ये क्वेश्चन बन सकता है। कितने राजनीतिक दल, तो आपको पता है अलग अलग देशों में। यहाँ पर किशन जी के बारे में एक कहानी जैसी आती है। किशन जी उड़ीसा के वो रहे हैं सांसद। उड़ीसा 1962 में उड़ीसा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। किशन पटनायक उड़ीसा के थे और उनके शिष्य जो है उनके विचारों पर बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये वो दिया हुआ है कि कैसे उनकी बातें आगे पहुंचाई जाके, उस पर जो है बात चल रही थी। ऑब्जेक्टिव और पॉइंट उसकी दृष्टि से केवल उड़ीसा है। किशन लाल जी कहाँ के नेता थे? उड़ीसा के सांसद थे। वही ऑब्जेक्टिव है, बाकी क्वेश्चन लिखने के लिए उस पर नहीं बन सकता है। अगला है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। इसमें ही एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म आता है, तो वो भी याद रखना है आपको। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का फुल फॉर्म है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठबंधन है। वाम मोर्चा लेफ्टिस्ट मोर्चा कहलाता है। आप ये समझ सकते हो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका जो है मोर्चा वाम मोर्चा कहलाता है। दोनों पार्टियां जो है वो एक तरह से गठबंधन की सरकार किसको बोलते हैं? जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। बहुमत किसको बोलते हैं? पार्टी जो है जो हमारी लोकसभा की सीटें होती हैं उसमें एक अगर मोटा माटी बोला जाए तो आधी से अधिक सीटें होना जरूरी है किसी पार्टी के पास, उसको हम जो है बहुमत बोल रहे होते हैं। आधी से ज्यादा सीटें होना चाहिए। वैसे 2/3 बहुमत का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपने यहाँ लगता है कि 2/3 सीट से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके जो है वो किसी पार्टी को बहुमत दिया जाता है। तो अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करती है और गठबंधन की सरकार बनती है। उदाहरण के लिए एनडीए और यूपीए बहुत अच्छा उदाहरण है, ये गठबंधन की सरकारें हैं। एनडीए बीजेपी मेन पार्टी है, उसके अलावा बहुत सारी पार्टियां उसमें,
जैसे शिरोमणि अकाली दल थी पहले, अब नहीं है। शिवसेना भी उसमें, अच्छा जो है उसमें बात कर लेते हैं। जदयू करके एक बिहार में पार्टी है, वो बीजेपी एनडीए की अलायंसेस है। और इसके अलावा लोजपा पार्टी, लोक जनतांत्रिक पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, वो भी जो है वो बीजेपी के एनडीए में शामिल है। इसके अलावा बहुत क्षेत्रीय पार्टी रहती है छोटी छोटी, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाती हैं और एनडीए बनता है, फिर गठबंधन बनता है। तो अभी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, क्योंकि उसमें अभी भी जो है कई दूसरे प्रांत की क्षेत्रीय सरकारें जो है उसमें जुड़ी हुई हैं। तो वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि बहुमत क्या होता है। बहुमत क्या होता है? बहुमत प्राप्त सरकार क्या होती है? जिसको जो हमारी वो होती है कार्यपालिका, उसमें जैसे उदाहरण के लिए लोकसभा में बहुमत होगा, आधे से ज्यादा सीटें मिल जाना जो है वो बहुमत कहलाएगा। 2/3 सीट भी बोल सकते हैं आप, 2/3 सीट का जो है वो आंकड़ा पार होना चाहिए सदस्यों का, उसको हम बहुमत बोलते हैं। मतलब जो संसद की कुल सीटें हैं उसमें जो जिस जिस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलती हैं वो बहुमत प्राप्त हो सकती है। मतलब आप सीधे सीधे ये लिखोगे, आप लोकसभा का उदाहरण लेके बोल सकते हो कि जिनके पास 2/3 से ज्यादा सीटें होती हैं उनको बहुमत का अधिकार होता है। यार एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 2/3 है 1/3? 1/3 नहीं हो सकता, 2/3 है, सही है। 1/3 तो बहुत कम हो जाएंगी, 2/3 है। आप अगर बहुमत क्वेश्चन पूछने पूछने को आता है कि बहुमत किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को संसद या विधानसभा में 2/3 से अधिक सीटें मिलती, कुल सीटों की 2/3 से अधिक सीटें मिलती हैं, तब वो सरकार बहुमत की सरकार कहलाती है। अगर उनके पास कम होती है तो उन्हें दूसरी पार्टियों से फिर गठबंधन करना पड़ता है और बहुमत प्राप्त करना पड़ता है ना। तो बहुमत पता होना चाहिए आपको कि क्या होते हैं। बहुमत अगर नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन सरकार बनती है ज्यादातर केस में, एक दल दूसरे दल के साथ समझौता कर लेता है। अभी की गठबंधन सरकार आप कांग्रेस को देख सकते हो, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, एनसीपी इसमें आएगा भी, वो जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाई हुई है। तो उदाहरण भी पता होना चाहिए आपको। दलीय व्यवस्था आप समझते हो, मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक दलीय व्यवस्था चीन में है, द्विदलीय व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका में है, और बहुदलीय व्यवस्था अपने भारत में है। तो कौन सी अच्छी होती है उस पर विवाद हो सकता है। चाइना को आप बोल सकते हो कि इस मामले में गलत कर रहा है वो। उसके बाद आता है राष्ट्रीय दल। क्वेश्चन बनता है, बनेगा, है ना। तो याद रख सकते हो राष्ट्रीय दल की पार्टी क्या होगी, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े मतों का 6, हाँ ये, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में विधानसभा इकाई चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, उससे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। उदाहरण के लिए बीजेपी, ऑल इंडिया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय दल के प्रमुख उदाहरण है। क्षेत्रीय दल किसको बोलते हैं? जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में पड़े चुनाव का कुल 6% या फिर 6% या उससे अधिक हासिल कर लेती है, 6% से ज्यादा हासिल कर लेती है सीट, और कम से कम 2 सीट पर जीत दर्ज करती है, तो उसे फिर राजनीतिक दल का तमगा मिल जाता है, राज का राजनीतिक दल बोलने लगते हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड, जदयू जिसको बोलते हैं बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, पंजाब में आप बोल सकते हो शिरोमणि अकाली दल, या शिवसेना याद रख सकते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना जो है राजनीतिक पार्टी है, राज के लेवल की राजनीतिक पार्टी है, तो वो पता होना चाहिए। अब आता है अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में अगर लिखने को आ गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डेट अगर नहीं भी याद रहे तो याद रखना, 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। अगर ये चिन्ह बना सको तो बहुत अच्छा, चिन्ह बहुत इजी है, अगर बना दोगे, किसी का लिखने के लिए आता है तो बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, बस 3 फूल हैं ऐसे, और बीच में ऐसा गोला बना हुआ है, और नीचे, और टोटल मिला के 2 फूल हैं, एक फूल इस डाली पे बना हुआ है ना। तो ये चीज जो है वो आपको आना चाहिए बनाना। तृणमूल कांग्रेस के बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आ चुका है ना, तृणमूल कांग्रेस के बारे में गवर्नमेंट पेपर में आ चुका है, गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो जनवरी 1998 में बनी, ममता बनर्जी ने बनाई, 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला, यह मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म और संघवाद मतलब फेडरलिज्म उसके प्रति प्रतिबद्ध है। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल मणिपुर याद नहीं रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, उत्तर पूर्व में कई प्रदेशों में इसकी उपस्थिति है। आम चुनाव, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, बहुत नहीं रखे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनता है बहुजन समाजवादी पार्टी पर, मैं फिर बोल रहा हूँ चांसेस कम है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत इसको 3 नंबर के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, चांसेस कम है पूछे जाने के, लेकिन कुछ तो लिखना आना चाहिए ना, कुछ नहीं से कुछ तो आना चाहिए ना कि क्या है पार्टी, कुछ तो बारे में पता होना चाहिए। आप जो जीके के याद करोगे ना, स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में बनी बहुजन समाजवादी पार्टी, दलित आदिवासी पिछड़ा जातियों के लिए काम करती है। उसका मतलब इनका जो मोटिव है ना, बहुजन समाज जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके लिए राजनीतिक सत्ता प्रयास करना और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है पार्टी। तो अगर इतने बड़े याद नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात, दलित आदिवासी पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय को, चौथी है तीसरी कौन सी क्या? पहली तो भाजपा है, सेकंड कांग्रेस है, थर्ड कौन सी है? अच्छा 3 पार्टी जो याद करना है, 3-4 पार्टी हैं, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन जो याद करना है कौन सी थी काय की अरे थी? नहीं, मेरे बोलने का मतलब है वो बोल रहा है ना तृणमूल कांग्रेस चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, तो फर्स्ट बीजेपी है, सेकंड कांग्रेस है, थर्ड कौन सी है? उसने चौथी बोला है ना, तो थर्ड भी तो कोई सी होगी। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है जीत हासिल हुई, जिसमें लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी की लोकसभा की बात कर रहे हो कि अभी की लोकसभा में बीजेपी सबसे पहले है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस होगी, तीसरे पे जो है, तीसरे पे जहां तक है कंफर्म कर लेते हैं एक बार, मेरे को लग रहा है साउथ इंडिया की डीएमके डीएमके होना चाहिए, जी हाँ डीएमके, डीएमके है ना? साउथ इंडिया की पार्टी है डीएमके, नाम सुना होगा आपने, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी, फिर उसके बाद आईएनसी, फिर उसके बाद डीएमके और फिर उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस आती है। ये पता नहीं कहाँ के आंकड़े दिए हुए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अच्छा है तो 22 नंबर पे, दोनों की 22-22 है, इसलिए तीसरे और चौथे नंबर की टाई हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की भी 22 है और एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस की भी 22 है, तो तीसरे नंबर की है, उसके पहले डीएमके है ना? ये अभी की लोकसभा की पार्टी है, देखो इतनी सारी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एआईएडीएमके की एक सीट है केवल, और भाई आपकी भी एक सीट है, ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी की। बीएसपी की 10 सीटें हैं, सीपीआई एम की 3 है, और सीपीआई की कितनी? सीपीआई की 2 है केवल, मार्क्सिस्ट की ज्यादा है। चलो, तो बहुजन समाजवादी पार्टी कांसीराम के नेतृत्व में बनी, 1984 में बनी, दलित आदिवासियों के नेतृत्व में काम करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है, ये मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। हाँ बीजेपी का दबदबा है बिल्कुल। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, अलग अलग बार गठबंधन की सरकार 4 बार बना चुकी है बीएसपी। कितने वोट मिले? 3% फीसदी वोट मिले और 10 सीटें मिली 2019 के चुनाव में, 3% वोट मिली, तो काफी कम है, 10 सीटें हैं, नंबर याद नहीं रहेगा। उसके बाद याद रखने वाली चीज है बीजेपी के बारे में, क्योंकि अभी शासन व्यवस्था इन्हीं के पास है तो क्वेश्चन आ सकता है। जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी, तो मतलब अगर बोला जाए तो जनसंघ को कन्वर्ट करके बीजेपी बनाई गई है। जनसंघ की शुरुआत किसने करी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तो यही इसके संस्थापक भी हुए, क्योंकि जनसंघ को बाद में बीजेपी बनवाया। वो बाद में किसने बनाई? अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह ने। भारत की प्राचीन संस्कृति मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय को लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है, या हिंदुत्व भी लिखा हुआ है।
जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण के रोक के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ, क्योंकि अयोध्या बाबरी केस उसी टाइम हुआ था, उसी टाइम इनका ज्यादा हुआ। तो 1998 में सत्ता में आई, गठबंधन की कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, इन्होंने एनडीए की शुरुआत करी उस टाइम 98 में। 19 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है, बीजेपी, है ना। फिर उसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो लिखा हुआ पढ़ लेना, ज्यादा मुझे मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है वो। ये काम है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जरूरी है, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन जो देश पे किया है वो नेशनल कांग्रेस ने किया हुआ है। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी, ऑब्जेक्टिव में चुनाव चिन्ह नहीं आ सकता क्या? मैं अगर क्रिएटिव क्वेश्चन देता ना इसमें से ऑब्जेक्टिव का, तो मैं आपको चुनाव चिन्ह देता कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, नाम दे देता, या तो कि नाम लिखो। अगर मैं सोचूं टीचर की नजर से क्रिएटिव क्वेश्चन देना है उसको, तो बोल दिया बताओ बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता। ये घड़ी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में भी सरकार है इनकी, गठबंधन की सरकार में शामिल है। एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, क्योंकि सीपीआई और मैं नहीं दे पाऊंगा मैं क्वेश्चन एज अ टीचर, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। सीपीआई और सीपीआईएम में तो ज्यादा कंफ्यूजन, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो मैं इसको देने से बचता। लेकिन फिर भी घास, ये गेहूं की बाली और हसिया, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का निशान है, और ये मजदूरों को रिप्रेजेंट करती है। हसिया और एक हथौड़ा जैसा दिख रहा है और एक सितारा बना हुआ है, तो सीपीआईएम जो है इसका चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह याद रख लेना थोड़ा सा, है ना, इंटरेस्टिंग हो सकता है चुनाव चिन्ह पूछा जाना, और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। उसके बाद क्षेत्रीय दल होते हैं जो विशेष क्षेत्र में ही रहते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। जो न्यूज में रहे उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सरकार, बीजेपी और इसकी सरकार है अभी बिहार में, इसलिए जरूरी हो जाता है। समाजवादी पार्टी साइकिल निशान है, अभी बहुत न्यूज में चल रही है। हाथी आपने देख ही लिया। आम आदमी पार्टी झाड़ू, बहुत फेमस निशान है। शिवसेना धनुष बाण, बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है अगर आता है तो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में पार्टी है। जनता दल सेक्युलर, केरल में भी है ये। केरल कांग्रेस, और एक और बीच में आई थी ना, क्वेश्चन आया था, तेलुगु देशम पार्टी, इनका भी साइकिल निशान है तेलंगाना में और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, सॉरी, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ये पार्टी है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और मिजो नेशनल फ्रंट, जाहिर सी बात है मिजोरम में ही होगी। मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ये भी मिजोरम में होगी, तो ये पूछा जा सकता है। एक बार देख के जाना, पार्टियों के नाम पढ़ लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। दलों के सामने चुनौतियां क्या है, एक क्वेश्चन फिर से बनता है यहाँ पर, और ये अभ्यास में भी है, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई दिक्कत जाएगी, एक बार वो क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, सीधी सी बात है, अगर दलों को कैसे सुधारना है तो उस पर बात लिखी हुई है। इसमें यहाँ पर दल बदल कानून के बारे में आता है। दल बदल कानून ऐसा कानून है जिसको पार्टियों के ऊपर लागू किया गया है, ताकि चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विधायक ना चले जाएं। अगर चले जाते हैं तो उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये दल बदल कानून है। 52वें संशोधन के तहत दल बदल कानून जो है वो देश में लाया गया था, अपन ने देखा उसको। फिर उसके बाद शपथ पत्र के बारे में क्वेश्चन आता है। शपथ पत्र क्या होता है? उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का, अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचना उपलब्ध हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, शपथ पत्र काय के लिए होता है? अपनी संपत्ति और अपने ऊपर चलने वाले आपराधिक मुकदमों को जो उम्मीदवार होता है उसको सरकार को दिखाना पड़ता है, और वो पब्लिक होते हैं, लोग भी देख सकते हैं। उम्मीदवार जो अपने जनता है वो अपने उम्मीदवार के बारे में सब जानकारी जान सकती है, इसकी इतनी संपत्ति है, इसके पास इतना पैसा है, इसके ऊपर ये केस चल रहे हैं, ताकि वो उनको वोटिंग करने में आसानी हो। तो वो शपथ पत्र के मामले में उम्मीदवार जो है वो दे रहा होता है। शपथ पत्र का क्वेश्चन दिख चुका है आपको, क्वेश्चन जरूरी है याद करना, है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूरी है। उसके बाद चुनौतियां मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ये भी जरूरी है। किसी भी दल के, राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, एक बार देख लीजिएगा।
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा करना। 2 नंबर में चांसेस कम है इसके पूछे जाने के, लेकिन एक बार पढ़ना बनता है। मैं किसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसमें, मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक दलों की चुनौतियां कौन कौन सी है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद जो है ये वाला भी क्वेश्चन कर ही लेना, छोटा सा इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो। और जो बीच में आ रहे हैं बीजेपी के बारे में, तृणमूल के कांग्रेस के बारे में, ऑल इंडिया कांग्रेस के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि मन से लिख सको, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत वो आ सकता है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये तो आप कर ही चुके हो कि लिखे हुए हैं आपके पास, याद करना है आपको, मेहनत करना है उस पर। सही जोड़ी भी है इसमें, तो ये वाला चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, राजनीतिक दल। उसके बाद अपन 6वां चैप्टर के बाद 5वां चैप्टर उठाते हैं। और क्या मुझे कोई बताएगा 5वें चैप्टर में क्या आना है? ऑब्जेक्टिव होगा केवल एक, क्योंकि जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ भैया, एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हाँ है, भैया। तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको सब लिखवा चुका हूँ। अगर मैं मोटा माटी समझा चलूँ, एक बार अपन नजर मार लें इस पर, तो पूरा के पूरा चैप्टर 2 आंदोलन के बारे में बात करता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, वहां पर तीसरी लहर के तहत लोकतंत्र आया, ये भी एक चीज है इसमें। और वहां के राजा को पहले राजा से पहले वाला राजा कर लिया था, चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लोकतंत्र, राजशाही लोकतंत्र लगा देंगे, राजा का शासन भी चलेगा, लोकतंत्र भी चलेगा। लेकिन उस राजा की अनफॉर्चुनेटली हत्या हो गई, नाम याद रखिएगा, राजा वीरेंद्र थे वो पहले, उनकी हत्या हो गई और नए राजा बने, क्या नाम था उनका राजा का, ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र। पहले वीरेंद्र की हत्या हो गई, राजा ज्ञानेंद्र जो है वो लोकतांत्रिक शासक को स्वीकार करने के तैयार नहीं थे, तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। और 7 पार्टी अलायंसेस के बारे में बात आती है यहाँ पर, सप्तदलीय गठबंधन, एसपीए जिसको बोलते हैं, एसपीए का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। और उन्होंने जो है काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया, वहां पर प्रदर्शन चालू हो गए, ताकि इसमें सीपीआई ने भी भाग दिया, उनका मार्क्सिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उसका साथ दिया। और हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रही थी। माओवादी, माओवादी कौन होते हैं? चीनी क्रांति नेता, माओ की विचारधारा को जो फॉलो करते हैं उनको माओवादी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने भी साथ दिया इसका। और आखिरी में जो है 2008 में राजतंत्र खत्म किया गया, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ नए संविधान को अपनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है नया संविधान को अपनाया गया 2015 में, अभी नया नया संविधान मिला है उसको। 2008 में हमने राजतंत्र खत्म कर दिया था, कहाँ? नेपाल में। हमने नहीं, मतलब उन्होंने। बोलीविया का जल युद्ध, बोलीविया जो है उसके बारे में, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं और लोकतंत्र की, तो बोलीविया में जो है जल क्रांति को लेकर जो है वो आंदोलन हुआ। वहां पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी को जल का काम सौंप दिया, जिससे कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। औसत आमदनी उनकी 50,000 थी, उनका बिल 1,000 रुपये आ रहा था। तो उन्होंने फिर जो है वो हड़ताल करी, और फिर उसके बाद जो है बोलीविया का जल युद्ध के नाम से इसको जाना गया, और बाद में सरकार को मानना पड़ा, और फिर प्राइवेट कंपनी से सरकार वापस ले ली गई। लोकतंत्र और जनसंघर्ष, मतलब ये है, सीधी सी बात है, लोकतंत्र है तो जनसंघर्ष चलता रहेगा, कॉमन सी बात है। आपको इसमें कोई भी बुराई नहीं लगना चाहिए, जरूरी है, लोकतंत्र में होती रहती है जनसंघर्ष की बातें, जैसे अभी हो रही है बुर्का को लेकर, जरूरी है, चलता रहेगा वो चीज। लोकतंत्र के लिए जरूरी है वो चीज, है ना। मैंने क्लास में भी बात करी थी। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी ये चीजें बुरी लग रही है, किसान आंदोलन बुरा लग रहा है, बुर्के को लेकर आंदोलन बुरा लग रहा है, तो फिर आपने क्या ही पढ़ा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में ये घटनाएं चलती रहती हैं, और जरूरी है लोकतंत्र में चलना, अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, है ना। ऐसे संघर्ष, बस हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। ऐसे संघर्ष लामबंदी के आधार पर राजनीतिक संगठन होते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है, 1984 में कर्नाटक के कर्नाटक पल्प लिमिटेड कंपनी बनाई गई, और इनको 40 साल के लिए मुफ्त में दे दी जमीन। तो वहां पर एक आंदोलन चला, कित्तिको हच्चिको, अर्थात तोड़ो और रोपो, 1987 में चला था। और वहां पर क्या करा, उस कंपनी ने एक यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, केवल लगातार, क्योंकि उसके व्यापारिक आमदनी ज्यादा होती थी, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध करा। उन्होंने यूकेलिप्टस काटा और नए दूसरे पेड़ भी लगाए जैव विविधता को बचाए रखने के लिए। तो उसको नाम दिया तोड़ो और रोपो, कित्तिको हिच्चिको, कित्तिको हच्चिको, तोड़ो और रोपो। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ था। ऑब्जेक्टिव बनता है लामबंदी और संगठन। भैया हाँ, यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी। यूकेलिप्टस नीलगिरी का हिंदी का नहीं मालूम मेरे को, लेकिन यूकेलिप्टस के पेड़ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं यार, हिंदी का नहीं पता, देख ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लंबे से पेड़ होते हैं ना,
ये अपने अभी देखे होंगे आपने पेड़ लगे हुए यूकेलिप्टस के। हाँ, नीलगिरी का ही तेल होता है जहाँ तक है, क्योंकि ऑयल आया ना शब्द। हाँ, नीलगिरी सही है। नीलगिरी का तेल सुना होगा शायद, नीलगिरी यूकेलिप्टस अपने आप ही पाए जाते हैं। ये पहले अपने स्कूल में लगा हुआ था यूकेलिप्टस, ऐसा पेड़ होता है, बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने। कुछ हद तक जाम, इसकी लकड़ी जो है ना जाम जैसी दिख रही है, चिकनी चिकनी, बस अलग होता है जाम से, सही है। ये बहुत अलग होता है। ये तो आजकल ये पेड़ है, हाँ, नीलगिरी 10-20 है। भैया हमारे गांव में भी बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, नीलगिरी के पेड़ बहुत कॉमन है, और नीलगिरी का ऑयल बनाया जाए, ऐसे लंबे होते हैं, बहुत लंबे से, और ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, फूल ऐसे लग रहे होते हैं उनके रेशे जैसे। सोचो अपने आसपास लगे हुए हैं, और हमको बुक में पढ़ने के बाद, बुक में पढ़ रहे हैं नीलगिरी लेकिन जानते नहीं है उसको। भैया हाँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता लव था लगता उनसे। था, हाँ हाँ, हम लोग भी डरते थे, पता नहीं क्यों लेकिन डरते थे, क्योंकि पुराने बिल्डिंग में गिर लगा ना हुआ था जाए एक। इसलिए। नहीं, चढ़ते हाँ चढ़ने भैया के लिए मेरा जगह ही सब नहीं होती उस मजाक पे। उड़ाते थे। नहीं अच्छा, भैया, पेड़ लंबा गिर मैं जाए, पेड़ है, पेड़ अपने गिर पे जाए, ना हाँ गिर हाँ जाए। हाँ, हाँ, सही है। भैया मैं हाथ रख लेती थी, पेड़ गिरा पेड़ गिरा। सब अभी तक मजाक उड़ाते हैं, अरे पेड़ गिर जाएगा। अरे भैया, ये गधी तो तारों से भी डरती थी। हाँ भैया। तारों से, बहुत बढ़िया पलक। मेरे को आज पलक का वाला गाना याद आ रहा, खुशी कौन सा रिकॉर्ड किया था इसका गाना? चलो ले चले तुम्हें, हाँ, तारों के शहर में। हम्म ऐसे करके गा रही। वो अपन ने रिकॉर्ड किया था ना जब, मेरे को वो याद आ गया। इनने तो डिलीट मार दिया, मगर हमारे पास तो है। हाँ, हमारे पास भी है। होने दो, मेमोरीज बनी रहेगी। हाँ, चलो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फेडेकोर आता है, फेडेकोर संगठन का नाम है, और बोलीविया में ये संघर्ष ये संगठन था, और इसने इसमें इंजीनियर और पर्यावरणीय संघ, इसका फुल फॉर्म नहीं है फेडेकोर का कुछ। तो बोलीविया में आंदोलन की अगुवाई किस राजनीतिक दल ने करी थी? तो आंदोलन नेता फेडेकोर ने किया था, है ना। इसका कोई फुल फॉर्म यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो चांसेस कम है पूछा जाए। इसमें इंजीनियर और पर्यावरणवादी सब लोग शामिल थे। उसके बाद इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया, और 16 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार भी बनी। ऑब्जेक्टिव में फेडेकोर आ सकता है, कहाँ का संगठन है तो पता होना चाहिए, बोलीविया का संगठन है वो। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बनता है, दबाव समूह। दबाव समूह के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ मैं। दबाव समूह जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं करते, उनका काम केवल ये होता है कि सरकार पर दबाव बना सके किसी भी टॉपिक को लेकर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ है, नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था, ये ऑब्जेक्टिव बनता है ना। तो दूसरा आंदोलन था, अ, ऊपर की जैसे हमारे सामने ऐसे संगठन नहीं कह सकते, नेपाल में जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह के सामूहिक कार्रवाई के लिए जन। तो यहाँ पर जो है वो कार्रवाई जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाने के लिए मेधा पाटकर का नाम पहले ही बोला है मैंने, मेधा पाटकर, मेधा पाटकर, मेधा मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की सामाजिक कार्यकर्ता है, और बहुत फेमस है इसके लिए। सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये लंबे चलने वाले आंदोलन है ना। तो इसके बारे में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर उसके बाद वर्ग विशेष या हित समूह या जन समान के हित समूह, एक पर्टिकुलर जैसे स्टूडेंट का संघ काम कर रहा है स्टूडेंट के लिए, तो वो विशेष प्रकार के आंदोलन होंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, फेडेकोर बोलीविया का संगठन है, जो कि उसका उद्देश्य केवल जल के लिए था, पानी के लिए था। फिर उसके बाद यहाँ पर जमीन के अधिकार को लेकर प्रदर्शन, इंडोनेशिया में होता है किसान के आंदोलन, यहाँ पर आता है जमीन नहीं तो वोट नहीं। कहाँ हुआ ये आंदोलन? इंडोनेशिया में हुआ था, किसानों ने किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है। फिर उसके बाद बामसेफ का फुल फॉर्म आ सकता है, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन। किस लिए काम करता होगा? जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी कम्युनिस्ट, अल्पसंख्यक के लिए काम करता होगा। तो बामसेफ किसके लिए काम करता है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, बैकवर्ड मतलब जो पीछे रह गए हैं, दलित जो जातियां पीछे रह गई हैं उनके लिए भी। तो ये भी एक हित का समूह है, मतलब एक पर्टिकुलर लोगों से जुड़ा हुआ है इनका हित। बैकवर्ड जो पीछे रह गए हैं, और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, उनके लिए काम करता है, तो ये कहलाते हैं हित समूह, जो उनके लिए काम करते हैं। केवल आंदोलनकारी समूह, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, NAPM,
चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।